कहते थे तेरी राह को दिखलाता हूँ पेरिस की रंगी शाम। देखो 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 एवरीथिंग इन पेरिस। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मैं प्रोफेसर सज्जाद माफरी हाजिर हूँ अपने सीरीज का अगला अंक लेकर। सीरीज का नाम सज्जाद के सितारे। सज्जाद के सितारे में हम आज आपको एक ऐसे सितारे से मिलाने वाले हैं जो इस चेंबूर और इतराफ के इलाके में, ये कहना चाहिए कि पूरे मुंबई में एक जाने माने सर्जन हैं। उस तरीके के सर्जन के जिन्होंने गरीबी से निकलकर अपनी ज़िंदगी को बदलाव किया और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ कई सारे लोगों की ज़िंदगी में कोई अच्छे बदलाव लाए और सामाजिक कार्य में भी उन्होंने हिस्सा लिया और डॉक्टर्स के सर्कल में बहुत बड़ा नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे जीवनदाता है कि मेरी सर्जरी उन्हीं ने की थी और आज मैं आपके सामने जीवित हूँ। तो आइए मिलते हैं इस सितारे से, सज्जाद के सितारे में। आज के सितारे हैं डॉक्टर मिलिंद रुके सर। सो वेलकम सर। नमस्कार। तो हम बातचीत की शुरुआत करने से कबल हम चाहेंगे कि आपके अर्ली लाइफ के बारे में हम जानना चाहते हैं। एग्जैक्टली सी एवरीबडी नोज डॉक्टर रुके, लेकिन डॉक्टर रुके को कैसा जानते हैं लोग? एज अ सर्जन, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। लेकिन हम उससे हट कर कुछ जानना चाहते हैं फ्रॉम योर चाइल्डहुड एंड वेर यू हैड योर प्राइमरी एजुकेशन एंड हाउ यू वेंट फॉर द हायर एजुकेशन। छोटे छोटे हिस्से में हम आपसे जानना चाहते हैं। तो आप पहले अपना फैमिली का परिचय भी अगर देना चाहें तो आप दें, और फिर स्कूल और कॉलेज के बारे में आप बताएं। जी हाँ, सज्जाद जी, पहले तो शुक्रिया कि आप मेरे बारे में ये सब कुछ पूछ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई तो है कि जिसे लगता है कि डॉक्टर मिलिंद रुके के बारे में ये सब चीज़ें पूछी जाएं। ये तो सब नसीब होता है पॉलिटिशियन लोगों का और दूसरे लोगों का, लेकिन मैं ना पॉलिटिशियन हूँ ना कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ। लेकिन हाँ, मेरा जन्म हुआ मुंबई में और बांद्रा ईस्ट में, खेरवाड़ी जो है वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। इसके पहले मेरे जो सबसे पहले गुरु मैं जिनको मानता हूँ वो मेरे ग्रैंडफादर है। उनका नाम है हरी सुभाना रुके। वो एक छोटे से गांव में केळशी, दापोली, रत्नागिरी में पैदा हुए और 15-16 साल में उनको ऐसे लगा कि इस गांव में रह के कुछ नहीं हो सकता। और आज से 100-125 साल पहले उन्होंने बम्बई में आ गए वो, और उन्होंने जो मेहनत करके यहाँ पे उन्होंने प्रस्तापित करके बच्चे उनके पैदा हो गए, मेरे डैडी, और उनको सिखाया पढ़ाया, क्योंकि उनके गुरु सिर्फ एक ही थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और उनको ऐसा लगता था और हमको हर टाइम बताते थे कि पढ़ाई के सिवाय दूसरा बड़ा कोई शस्त्र नहीं है हमारे पास और हमें पढ़ना है। बांद्रा में जब वो रहते थे मेरे डैडी मम्मी के साथ, तो मुझे उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल में, मेरी मम्मी तो बस एसएससी तक पढ़ी है, लेकिन उसका कहना था कि मेरे बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे। उन्होंने डैडी को ज़िद किया कि मैं खाना नहीं खाऊंगी अगर आपने बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूल में नहीं डाला तो। और फिर मेरे डैडी को मुझे कार्डिनल ग्रेशियस हाई स्कूल जो खार में है वहाँ पे डाला, और मेरी स्कूल में 5th स्टैंडर्ड तक वहाँ तक पढ़ा उस स्कूल में। और उस वहाँ के एजुकेशन में ले तो रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति था। डैडी काम पे जाते थे, मम्मी काम करती थी, इसीलिए कोई गुरु या कोई डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति स्कूल के सिवा कोई नहीं था। तो स्कूल में 1st से 2nd, 4th, 5th में चला गया, लेकिन जो एक आजकल मैं देखता हूँ जो पेरेंटिंग है, जिस प्रकार की ट्रेनिंग बच्चों को पहली दूसरी से दिए जाते हैं, नॉट ओनली द सब्जेक्ट मैटर, लेकिन
उनकी जो हॉबीज़ है वो पूछी जाती है, उसके बारे में कोई अच्छा ड्राइंग कर रहा है, कोई अच्छा स्पोर्ट्स में है, ये सब कुछ नहीं था हमारे टाइम। फिर मेरे डैडी की ट्रांसफ़र रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर्स चेंबूर में हो गई और मुझे यहाँ पे जनरल एजुकेशन में एडमिशन मिला, क्योंकि हम लोग बीच में ही आए थे। ओके। और इसका कारण ये था कि वहाँ हमारे घरों में पानी आता था बारिश का, तो इट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड ही गॉट अ क्वार्टर्स बिकॉज ही वाज वर्किंग इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ आने के बाद मेरे दोनों भाइयों को कॉन्वेंट में एडमिशन मिला, आवर लेडी ऑफ परपेचुअल सर्कर हाई स्कूल, OLPS। लेकिन मुझे जनरल एजुकेशन में मिला। बट मेरे डैडी ने बहुत फाइट कर तो मेरे सेकंड गुरु है मेरे डैडी और मेरे मम्मी, और उन्होंने मेरे को OLPS में 7th में मेरा एडमिशन हो गया। वहाँ से मैं 10th तक पढ़ाई की मैंने। There you have one memory which I think we had shared long back कि how Pearl Joseph gave you this specs। Yeah। वो चश्मा Pearl Joseph का दिया हुआ है आपको। Yeah। Pearl Joseph was then vice principal, तो Yeah। Pearl Joseph was your teacher I think। Yes। Pearl Joseph I cannot forget. She was my class teacher in 8th A। Okay। मुझे याद है कि मेरे डैडी मुझे एक क्रिकेट का मैच देखने गए थे एंड इट वाज बड़ौदा वर्सेस मुंबई रणजी, और लोग ताली बजाते थे और मुझे समझ में नहीं आता था लोग ताली क्यों बजा रहे हैं। मुझे दिखता नहीं था। अच्छा, उस टाइम ये इतनी भी समझ नहीं थी कि डैडी को बताया कि मुझे बॉल नहीं दिख रहा है। और लेकिन मेरी टीचर फिलिप्स जब वो पढ़ाती थी वो देखती थी कि मेरे बल आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे कुछ मैं फ्राउन करके देख रहा हूँ, तो वो बोली अरे तू ऐसे क्यों देख रहा है, तेरे में कुछ प्रॉब्लम है। दिस इज कॉल्ड एज अ गुड टीचर। Yes, of course he was a good teacher। कि यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर Correct। स्टूडेंट। उन्होंने बोला तेरे डैडी को बुला लो, डैडी को बोला कि इसको ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ, और मुझे नंबर है वो पता चला। और जब मैंने पहली बार ऐनक लगाई तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया तो कुछ अलग है, ये दुनिया इतनी खूबसूरत कैसी है, थोड़ी ब्राइट हो गई है। इसका मतलब यह है कि मुझे बचपन से चश्मा था लेकिन मुझे 8 में लगा, और इसलिए मेरी जो पढ़ाई में मेरा जो रुचि और परफॉर्मेंस नहीं थी, मैं बहुत साधारण रहता। लेकिन 9th के बाद मेरे मम्मी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने हर किसी को बोलकर हमारे कॉलोनी में जो मैथ्स में अच्छे थे लड़के, उनको रिक्वेस्ट करके मेरे को पढ़ाने को बोला, और मुझे एक बार वो लिंक लगी। देन आई डिड नॉट टर्न बैक। 10th के बाद में आई वेंट टू सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। आई डिड माई 12th स्टैंडर्ड देयर, एंड फ्रॉम देयर आई गॉट गुड मार्क्स, and in physics, chemistry, biology I went to Sion Hospital and did my MBBS. Later on you did your MS from Sion. Then we had common pooling, so I got admission in JJ Hospital. I did my MS. JJ Hospital के बाद I went to practice directly, क्योंकि पैसे थे नहीं, बैंक अकाउंट भी नहीं था, तो I got a job in BMC. And then later on lecturer post. That was GT Hospital। No. Then I got a job in BMC in Shatabdi Hospital. Okay। Became a lecturer, and then when I became senior lecturer and honorary, I started my practice. I had my own hospital. I named it as Ashirwad Hospital because वो सबके आशीर्वादों के कारण हुआ था. But then I did not stop my education. During practice, I did my diploma in hospital administration from Tata Institute of Social Sciences. I did my fellowship, international fellowship. Then I went to US. I did my advanced wound training. And US में एक American Board of Wound Management नाम की एक संस्था है, उनकी एग्ज़ाम होती है, उसमें they certify you as a wound management consultant. Okay। So I am a certified wound management consultant. During that time I did my hyperbaric oxygen
training, so I am a certified hyperbaric oxygen physician. I still thought that I should, though I was general surgeon, I was doing a lot of general surgery, lot of cancer surgery I was doing, and routine general surgery सब कर रहे थे. मुझे एक चीज़ में इंटरेस्ट था कि डायबिटीज़ में जो लोगों के पैर में ज़ख्म होती है और वो ठीक नहीं होती है, आप ड्रेसिंग करो, आप ये करो, अल्टीमेटली उसका एम्पुटेशन होता है. क्या इसको रोका जा सकता है? तो मैंने देखा कि इंडिया में उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, ना हमारे करिकुलम में उसका कोई जिक्र है, या है तो बहुत थोड़ा है. तो क्या मैं कुछ सीख कर इसमें कुछ बदलाव लाकर इसको हमारे करिकुलम में भी डाल सकते हैं? हमारे पहले एक दो लोग थे जो ये काम कर रहे थे, लेकिन एजुकेशन में इन मेडिकल कॉलेजेस में कुछ नहीं हो रहा था. सो अगेन आई वेंट टू US. आई डिड अ फेलोशिप in with Dr. Vijay Panchabhavi. He is an Indian origin professor in orthopedic ankle foot surgery in Texas, United Medical Branch of Texas. तो वहाँ पे लीक सिटी और गैल्वेस्टन, यहाँ पे दो उनके बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं. वहाँ पे जाके मैंने फेलोशिप की. फेलोशिप इन एंकल एंड फुट सर्जरी मैंने उनके अंडर की. फिर वहाँ से मैं यहाँ आकर आई वॉज इन JJ दैट टाइम एज ऑनररी सर्जन, ऑनररी एसोसिएट प्रोफेसर. सो वी अप्लाइड टू महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस एंड वी स्टार्टेड अ फेलोशिप in diabetic foot surgery, and I became the course director. We have some seats now. So this was the first time in India that a fellowship in diabetic foot surgery was started. So now we are doing lot of training in diabetic foot. So this your education was revolutionary and brought change. अब ये क्रांतिकारी बदलाव था दोस्तों के एक डॉक्टर, एक सर्जन खुद अपनी पढ़ाई के साथ भारत के अंदर की मेडिकल की पढ़ाई को चेंज करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये सिस्टम ही नहीं है कि नई चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए. until and unless it becomes so old कि हम उसको एक्सेप्ट करें. पोडियाट्री इज़ अ न्यू नॉलेज फॉर इंडियन मेडिकल साइंस. तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो डॉक्टर मिलिंद रुके साहब ने उसको आज अचीव कर लिया है, आज उसको हासिल कर लिया और आज लोगों तक उसका मफाद पहुंच रहा है. इसमें बहुत सारी चीज़ें तो चलती रही. एट द सेम टाइम यू आर डूइंग योर लॉ ऑल्सो. मुझे याद है दोस्तों कि जिस दिन मेरी सर्जरी होनी थी उस दिन डॉक्टर साहब अपने लॉ का पेपर देने जा रहे थे और शाम में आकर मेरी सर्जरी की है. सो हाउ वाज इट यू लेफ्ट इन बिटवीन समवेयर? ऐसे हुआ कि मैंने 3 सेशंस उनके कंप्लीट कर दिए एंड देन मुझे ये डायबिटिक फूड के लिए US वगैरह जाना पड़ा. प्रैक्टिस बहुत ये थी. तो 3 सेमेस्टर के बाद 4th सेमेस्टर का मैंने पेपर दे दिया और बाद में मैं दे नहीं सका. अब मेरी बेटी इज़ बिकम अ लॉयर दिस ईयर फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. सो अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं फिर से अम्बेडकर लॉ कॉलेज में जाऊं, उनके प्रिंसिपल को मिलूं और उनको बोलूं कि सर मुझे और आगे पढ़ना है. लॉ की नॉलेज डॉक्टर्स को ज़रूरी है. आज बदलते हुए सिनेरियो की बात कर रहे हैं. आपका क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के परिस्थितियों को देखते हुए. क्योंकि इंडिया में मेडिसिन को अलग हिसाब से देखा जाता है कि जैसे पहले डॉक्टर्स थे तो डॉक्टर्स को शायद लोग भगवान का दर्जा देते थे या सेमी गॉड समझते थे, लेकिन एक्चुअली ये वस्तुस्थिति है ही नहीं. लेकिन जब उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी और देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, सब लोग यहीं आके बसने लगे शहरों में. और शहरों में जो हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स है, वो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे. हेल्थ केयर कमर्शलाइज हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो चीज़ें होनी चाहिए वो हो रही है, लेकिन उसमें चेंजेस नहीं लाए. वक्त के साथ बदलाव. हाँ, अभी
I can tell you, Dr. Mohan Joshi, who's the Dean of Sion Hospital, he has a vision of changing the scenario in peripheral BMC hospitals by starting DNB courses. तो DNB के डॉक्टर आएंगे और वो छोटे छोटे मेडिकल कॉलेजेस जैसे बने, जैसे कुर्ला बाबा है, जैसे बैंड्रा बाबा हॉस्पिटल है, VN देसाई हॉस्पिटल है, राजावाड़ी हॉस्पिटल है, इन लोग को मेडिकल कॉलेजेस जैसे बनाना वो चाहते हैं। कितना बेहतरीन विजन है। और मैंने इसलिए फिर अभी एज अ प्रोफेसर DNB कंसल्टेंट मैं कुर्ला बाबा में ज्वाइन हुआ हूँ। मेरा कभी भी ये रहता है कि मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम करूँ, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं सब लोग को अफोर्डिंग नहीं है, और हमारे समाज में इतने लोग हैं कि जिनको प्राइवेट में जाना संभव नहीं है। तो मैं मेरी सर्विस वहाँ भी दे दूँ, कुछ समय में वहाँ भी दे सकूँ, ये मेरा प्रयास पहले से था। तो इसलिए सेकेंडली आपका जो क्वेश्चन था कि लॉ का नॉलेज डॉक्टर को होना ज़रूरी है, क्योंकि द डॉक्टर हैज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लीगल एंड व्हाट इज़ नॉट लीगल। लीगली उसको क्या करना चाहिए, केस को कैसे हैंडल करना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक हमारे यहाँ फीमेल फिटोसाइड है, यानी सोनोग्राफी करने के टाइम सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा कायदा लाया है गवर्नमेंट ने। इसी तरह से सर्जरी करने के टाइम पेशेंट की कंसेंट लेनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए ऑपरेशन किस तरीके का करने वाले हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, और ये डॉक्टर को समझना चाहिए, ये लॉज उनको समझने चाहिए। ये तो 2-3 चीज़ें बताई मैंने। खैर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आपका अपने कुछ मेडिकल प्रोफेशन से हटकर भी काम रहा है, जैसे NGO, यू हैव योर ओन NGO। यस। तो उस NGO का थोड़ा सा आप काम बता दीजिए, हाउ एंड हरि नमो फाउंडेशन। यस। ये भी थी। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरे ग्रैंडफादर जो मेरे पहले गुरु, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो कुछ तरक्की हुई है वो उनके उस डिसीजन से हुई है, और उनका नाम था हरि सुबाना रुके। इसीलिए मैंने हरि, उनको वंदन नमो फाउंडेशन, ऐसे मैंने वो फाउंडेशन चलाई है। इसमें हम डायबिटीज़ के लोगों को और उम्र से ज़्यादा लोग हैं, या फिर जहाँ पे सीनियर सिटीज़न या लोगों को रखा जाता है जिनको कोई देख नहीं पाता, तो वृद्धाश्रम में हम लोग जाके उनको सर्व करते हैं। सो देयर इज श्रद्धानंद वृद्धाश्रम इन वसई। सो एवरी ईयर वी गो 2-3 times. In COVID also we have done lot of donations there. Then diabetes के लोगों को कोंकण एरिया में कुछ विलेजेस में उनको जाके मिलना, उनके टेस्ट करना, उनको किट्स देना, डायबिटीज़ के किट्स देना, उनको अभी कोविड के किट्स सप्लाई करना, म्यूनसिपल हॉस्पिटल में PP किट्स डोनेट करना, मास्क डोनेट करना, ये सब गतिविधियाँ हम करते हैं। कुछ मेडिसिन से, जैसे लो मॉलिक्यूलर वेट डेक्स्ट्रान ख़त्म हुआ तो कुर्ला बाबा में हमने डोनेट कर दिया। तो ये सब चीज़ें अभी कोंकण में जो बाढ़ आई है, सो वी आर डोनेटिंग अबाउट बेड शीट्स, बिकॉज इन द बाढ़ में वो सब क्लोथ्स एंड ऑल वर डिस्ट्रॉयड। हम जानते हैं, मेरे गांव सो बैड सिचुएशन इन राजापुर। सो दिस इज व्हाट वी डू थ्रू आवर, एंड फ्री टेस्टिंग, फ्री मेडिसिन्स वी गिव, एंड काउंसलिंग, अवेयरनेस, स्प्रेडिंग अवेयरनेस। एम्पुटेशन नहीं हो पेशेंट के पैर का डायबिटीज़ होने के बाद, वो पैर को बचाया जाए, इसके तरफ प्रिवेंटिव डायबिटीज़, प्रिवेंटिव डायबिटिक फुट मैनेजमेंट। डायबिटीज़ हो गया, फुट को प्रॉब्लम हो गया, गैंग्रीन होने तक नहीं रुकना चाहिए, उसके पहले ही आके उस पैर को कैसे बचा सकते हैं, और वो पेशेंट पैर को लेके चले, कम चले लेकिन चले, यही मेरा प्रयास है। अब हम थोड़ा दूसरे पहलू की तरफ जाते हैं डॉक्टर मिलिंद रुके की पर्सनालिटी की, कि आपकी एक हॉबी है सिंगिंग। हाँ। और उसको अपने अच्छे से आगे भी बढ़ाया है, और डॉक्टर्स को भी प्रेरित किया है कि वो भी गाना गाएं, और अब तो शायद आप प्रोफेशनली सिंगर हो गए। ये कैसे शुरू हुआ, हाउ इट स्टार्टेड? सर देखिए, म्यूज़िक ये
इज़ अ स्ट्रेस बस्टर। ऑफ कोर्स। ये तो धीरे धीरे हमको मालूम पड़ जाता है। और बचपन से ऐसे ही मुझे मालूम नहीं कि मैं रेडियो सुनता था, गाने सुनता था, डैडी का ध्यान बचाकर मैं, तो शायद उसी टाइम मुझे कुछ शौक था म्यूज़िक का, लेकिन किसी के ध्यान में आया ही नहीं। मेरी मौसी और मेरी मम्मी बोलती थी जब हम लोग रात को खाना खा के सोते थे तो मैं ऐसे कुछ गुनगुनाता था कि अरे तेरा आवाज़ अच्छा है, इतना मुझे मालूम है। लेकिन वो सब ऐसे करते करते कॉलेज में जब मैं था तो 2-3 दोस्त बोलते थे हाँ तू अच्छा गाता है, और हम लोग कुछ ऐसे प्रोफेशनली कुछ गाते नहीं थे। लेकिन 50 साल जब मेरे पूरे हुए तो उस बर्थडे के टाइम मैंने डिसाइड किया मैं कुछ प्रयास करूँगा गाने का। हाँ हाँ। और जैसे हाँ, तो वहाँ पे अविनाश हांडे जी और इनके साथ मिलकर फिर थोड़ा बहुत गाना कैसे गाना चाहिए इसके बारे में डिस्कशन होता था, क्योंकि हाल ही एज ऐसा था कि बचपन से जो गाते हैं और सीखते हैं उनका कुछ अलग ही रहता है। लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश किया और लोगों को पसंद आया तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो आपको ऐसा कोई सॉन्ग, ऐसा कोई गीत जो बहुत अच्छा लगता हो या अपने दिल के करीब लगता हो, ऐसा कोई सॉन्ग? लेकिन एक गाना है जो हम देश के ऊपर गा सकते हैं, जो हमारा जो भारत देश है। तो कुछ लाइन्स हो जाए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना घेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती। सो गुड। और आपके बहुत सारे सॉन्ग्स जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है कि डॉक्टर रुके सिंगिंग हिज फ्रॉम हिज हार्ट एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने कही है। तो ये एक शौक के तौर पर आपने चलाया और फिर दूसरे डॉक्टर्स को भी आपने इंस्पायर किया कि दे शुड आल्सो कम फॉरवर्ड एंड दे सिंग, एंड इट वाज गुड व्हाइल आई सॉ यू सिंगिंग एट दैट CME ड्यूरिंग दिस यूनाइटेड मेडिकल एसोसिएशंस CME, और उसमें काफ़ी से Yes. What it is not I am inspiring them. Everybody knows कि singing is a good stress buster, especially for doctors. So wherever I go, I just encourage them. कि let's do it. So most of the doctors then come out from their shells out Yes. and they start singing and they feel better. ऑफ कोर्स। यही तो होना चाहिए। Many of them have named you कि मेरे सिंगिंग के गुरु तो डॉक्टर रुके। सो एक संदेश हो जो बच्चों को इंस्पायर करे और वो अपनी ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है? बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि उनको अपने लाइफ को एक एंजॉय तो करना चाहिए, लेकिन एक उसका टाइम टेबल होना चाहिए, और सबसे ऊपर टाइम टेबल में होना चाहिए पढ़ाई। पढ़ाई के सिवा कोई भी शस्त्र, पावरफुल शस्त्र इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर B.R. आंबेडकर कहते थे की शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, जेवढे प्याल तेवढे तुम्ही सशक्त व्हाल। ऐसे बहुत सारे लोग से मैं इंस्पायर हुआ हूँ जो लोग एजुकेशन और सोशल हार्मनी इसमें विश्वास रखते थे, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन और सोशल हार्मनी अगर होगी, बाकी तुम कुछ भी करो, ये दो चीज़ नहीं होगी, आप एक डेवलप्ड नेशंस नहीं बन सकते। और इसके लिए मैंने लोगों को जिनको फॉलो किया है, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की, उनको लोग एक हिंदू सोशल रिफॉर्मर समझते हैं, लेकिन उनका विजन ऐसा था कि एवरीबडी शुड बी इक्वल, एवरीबडी शुड बी रिस्पेक्टेड, एंड उस तरह की ज़िंदगी जियो जहाँ पे पैशन हो, श्रम हो, लोगों की तरफ दया दृष्टि हो, एम्पैथी हो। सेकंड, सावित्रीबाई फुले,
उन्होंने जो काम किया है विथ हर हस्बैंड ज्योतिबा फुले जी, फातिमा शेख जी, किसी को मालूम नहीं है फातिमा शेख इनका नाम है, लेडी टीचर ऑफ ये तीनों ने मिलकर जो वुमेन एजुकेशन में क्रांति की है, हमारे देश में उनके इतनी औरतों के लिए काम किसी ने नहीं किया है, उनको मैं फॉलो करता हूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने लेबर लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन की चेयरमैन रह चुके हैं। लोग पूछते हैं कि क्या उन्होंने अकेला लिखा कॉन्स्टिट्यूशन? आपको अचरज होगा, उन्होंने एक मराठी में बोलते हैं सिंहाचा वाटा, या हिंदी में बोलते हैं ही हैज़ डन द बल्क ऑफ वर्क ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। आप उसको गो एंड सी how he has worked, and he has reconciled most of the beautiful laws in the world and made a beautiful constitution with proper amendments in the constitution. Some things he was not able to do then, he has written in the constitution कि ये आप amendments करो. There are a lot of other things that you should do changes which is recommended, which is good for India. So he has given us a good constitution. If we implement all that thing, there is nothing more required. And social harmony. अब्दुल कलाम जी, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, see, he came from a very good family. His father used to ferry people from one part to other part in Rameshwaram. He used to drop newspapers. एकदम साधारण व्यक्तिमत्व था, साधारण स्टूडेंट थे वो, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वहाँ से फिर वो DRDO में आए, उनको मिसल मैन बोलते हैं। ही वॉज एडवाइज़र, साइंटिफिक एंड डिफेंस एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। अल्टीमेटली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनकी कितनी अच्छी विचारधारा थी। उनमें भी एजुकेशन ले लो और भारत के लिए काम करो। उनके फादर and a Hindu priest and a priest of church used to gather together. This is history. This is how संस्कार करते हैं हम बच्चों के ऊपर, और टीचर्स को करने चाहिए। वो बैठ के वो बात करते थे कि हमारे भारत के लिए क्या करना चाहिए। तो हमको ये सोशल रिलीजियस हार्मनी है। रिलीजन एक पर्सनल चीज़ होती है। इट हैज़ टू बी इन योर हाउस फॉर योर डेवलपमेंट. इट शुड नॉट बी फ्लॉन्टेड आउटसाइड. एंड there should be a uniform law to all the citizens of India. इसके लिए स्ट्राइव करो बच्चों, पढ़ो, और इस चीज़ को ध्यान में रख कर इसको जब आप अपने देश के लिए करोगे, अपनी खुद की पहली आपको डेवलपमेंट करनी चाहिए, साथ साथ में अपने देश की डेवलपमेंट ज़रूर होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट लास्ट मैसेज। एंड दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे सितारे डॉक्टर मिलिंद रुके, एक नामी गिरामी सर्जन हैं, और हमने आपको उनसे कई सारे पहलू से रूबरू कराया। अब हम ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें, ताकि हम जाने कि और कौन सी शख्सियत को आप मिलना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी शख्सियत है जिनको हम सज्जाद के सितारे पर रूबरू करा सकते हैं, तो आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन, मालूमात हमें ज़रूर दें, ताकि हम उस शख्सियत से भी मिलें और लोगों को भी मिलाएं। तो ये थे आज के सितारे। मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और सितारे के साथ। सज्जाद के सितारे।